Once again, good afternoon to all of you. Now we will continue our chapter in this video. वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग मैंने बताया था ना आपको कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773 में ये सबसे पहली बार इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। वॉरेन हेस्टिंग वॉज अ कॉम्पिटेंट, ऑनरेबल and far-sighted administrator whose policies, while some controversial, decisively shaped and stabilized future Anglo-Indian relations. The controversy surrounding his administration made him the subject of impeachment and trial in Great Britain. हुआ क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग को जब यहाँ का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, तो वो मतलब इंटेलिजेंट तो थे ही, उनमें दिमाग काफ़ी था, बट एक तरह से क्या है कि उनमें जब ग्रीड आया, लालच आया है ना, उनको काफ़ी सम्मान भी मिलता था, लेकिन लोग उनसे डरते भी थे। लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज़ उनकी ऐसी थी जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल बनी, मतलब उन्होंने इस तरह के लॉज या रूल्स बनाए, है ना, और अपने साथ जो उनके साथी जो एम्प्लॉयज़ भी थे उनको भी काफ़ी प्रेशराइज़ करते थे वो, ठीक है। उनके कुछ डिसीजन भी ऐसे हुए हैं जिससे क्या है कि इंडियंस में और इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में काफ़ी टकराव भी होता था, उनके रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हुए हैं। इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि बाद में ऐसा पता चला था कि उन्होंने अपनी पॉलिसी से या अपने पावर का मिसयूज़ करके बहुत सारा पैसा गबन किया था, मतलब ब्लैक मनी उन्होंने इंडिया से काफ़ी ज़्यादा कमाया था। और इस बात की जानकारी जब तक उनके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, मतलब जब तक ये बात इंग्लैंड के अधिकारियों को पता नहीं चली, तब तक वो ये काम करते रहे। लेकिन जब उनके ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गया ना, मतलब गलत तरीके से पैसा कमाया था, मतलब सरकारी खजाना ब्रिटिश के सरकारी खजाने से उन्होंने पैसा अपनी जेब में डाला था, है ना, अपनी तिजोरियाँ भरी थी, अपने लॉकर्स को उन्होंने भरा था। तो जब उन पे ये साबित हुआ कि हाँ वाकई में इन्होंने पैसों का गबन किया है या पैसों की चोरी करी है, तो उन पे ग्रेट ब्रिटेन में या इंग्लैंड में उन पे केस भी चला था, है ना, बैठक भी हुई थी। अ, वो दोषी भी पाए गए थे, है ना, और इसके लिए उनको अपने जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ा था। तो वॉरेन हेस्टिंग का बर्थ 1732 में हुआ था और उनकी डेथ 1818 में हुई थी, ठीक है। क्राइटेरिया टू पीरियोडाइज, तो ये तो हमने पढ़ा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। अब 1817 में एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, मतलब जो स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री जिसे हम बोलेंगे, जिनका अर्थ महान अर्थशास्त्री जिसे हम बोलेंगे वो थे। एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, मतलब राजनीति भी उनकी बहुत अच्छी थी। और ऐसे इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिकल फिलोसोफर का नाम था जेम्स मिल। तो जेम्स मिल ने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस बुक द इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो अपनी बुक में उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। अगर मैं इसे ऐसे क्लासीफाई करूँ कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब हिंदू रूलर्स थे यहाँ पे, ठीक है, तो उस टाइम पर जितने भी रूलर्स थे वो एशियन टाइम में थे, वो सब हिंदू थे। मिडिवल टाइम में जितने भी रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया पे रूल किया वो सब मुस्लिम्स थे। और मॉडर्न टाइम में गवर्नर जनरल जो बन के रहे हैं काफ़ी टाइम तक, यह है कि राजा की तरह जिन्होंने राज किया है वो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, prior to British rule. Before Britishers took over India, there were Hindu and Muslim rulers who used to exploit India. तो ब्रिटिशर्स से आने से पहले यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम राजाओं ने राज किया, ठीक है ना। और अच्छे राजा भी थे, बुरे राजा भी थे। तो अच्छे राजाओं ने तो चाहे वो फिर हिंदू या मुस्लिम, तो इंडिया को डेवलप किया, और जो बुरे राजा थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, मतलब शोषण किया, गलत किया यहाँ इंडिया के साथ और इंडिया के लोगों के साथ। Furthermore, India strongly believed in caste system, multiple religions, superstitions। लेकिन साथ ही साथ में क्या था कि इंडिया में एक काफ़ी
स्ट्रांगली एक कास्ट सिस्टम यहाँ पर माना जाता था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इस चैप्टर की। कास्ट सिस्टम यहाँ पर था, है ना। ब्राह्मण से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास और दलित, 5 कैटेगरीज में कास्ट सिस्टम डिवाइडेड था, ठीक है। अलग अलग धर्म के लोग थे, और अलग अलग उस टाइम पर सुपर क्या बोलते हैं, अंधविश्वास हम बोलेंगे, या अलग अलग बिलीफ या फेथ थे लोगों के। जेम्स मिल फेल्ट दैट ओनली ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया एंड टीच देम मैनर्स, आर्ट्स एंड लॉ। तो जेम्स मिल का ऐसा मानना था, जब उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा कि यहाँ तो कास्ट सिस्टम है ना, कास्ट को लेके यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, इतने सारे कल्चर है, इतने सारे रिलीजन है, बहुत सारा अंधविश्वास है। तो यहाँ के लोग उन्हें एक तरह से क्या लगते थे, अनपढ़ या गंवार लगते थे, अगर मैं बोलूँ नॉर्मल सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही इंडिया के लोगों को सिविलाइज कर सकते हैं, है ना, उनको सभ्य बना सकते, बता सकते हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री क्लासिफिकेशन। अब इंडियन की हिस्ट्री को, जैसे मैंने आपको बोला था, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, 3 पीरियड्स में इंडिया की हिस्ट्री को क्लासीफाई किया जा सकता है। तो एंशियंट हिस्ट्री का टाइम कब से कब तक माना गया है, 4000 BC से लेकर AD 500 तक। मिडिवल हिस्ट्री का टाइम कब से कब तक माना गया है, AD 500 से लेकर AD 1500। कभी कभी मिडिवल का टाइम AD 700 से लेकर AD 1700 तक भी माना जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री AD 1500 से लेकर आज की तारीख तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द कोलैप्स ऑफ रोमन पावर इन वेस्टर्न यूरोप, है ना। एंशियंट टाइम में जो रोमन पावर थी वो कोलैप्स हो गई, पूरी ढह गई। रेनाइसा एंड रिफॉर्मेशन, ठीक है। जब इजिप्ट में और फिर मिडिवल में इस तरह की हालत थी, फिर मॉडर्न में इस तरह का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगह, है ना। क्योंकि इस तरह का टाइम फेज तो जितने भी पुराने सिविलाइजेशन हैं सब ने देखा है। लेकिन ये BC और AD होता क्या है, ये आपको बताना है। टाइम नोटेशन। द टर्म्स एन्नो डोमिनी, जिसको हम AD बोलते हैं, एंड बिफोर क्राइस्ट BC आर यूज्ड टू लेबल और नंबर ईयर्स इन द जूलियन एंड ग्रेगोरियन कैलेंडर्स। तो जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता करना है, ये मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है। द टर्म एन्नो डोमिनी AD इज मिडिवल लैटिन एंड मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो एनो डोमिनी का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ये भी दोनों आपको क्लियर हो जाएगा, AD और BC क्या होता है। द टर्म बिफोर क्राइस्ट BC एन एपोक यूज्ड इन जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले, मतलब जीसस क्राइस्ट जब पैदा हुए थे, है ना, उस साल के पहले के जितने भी ईयर्स या साल थे, उनको BC कंसिडर किया गया है। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के जो भी ईयर है उनको AD कंसिडर किया गया है। मतलब अभी हम AD में ही जी रहे हैं, ठीक है। डेटिंग द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन द क्रॉनिकल ऑर्डर, है ना। तो हिस्ट्री क्या है, एक पास्ट इवेंट का एक तरह से स्टडी होती है, जो कि क्रॉनिकुलर आइडिया में, मतलब सबसे पहले जो घटना हुई है वो सबसे पहले आपको बताई जाएगी, है ना। जो जो सबसे पहली घटना हुई है, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जितनी भी घटनाएं हुई है वो BC में काउंट होगी। और जीसस क्राइस्ट के बाद, मतलब उनके पैदा होने के बाद में जितनी भी इवेंट्स हुए हैं वो AD में काउंट होगी। द ईयर ऑफ जीसस बर्थ वॉज असाइंड एज ईयर 1। तो अब ये मान लो कि जिस साल जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, मतलब ईसा मसीह जिसे हम बोलते हैं, जो क्रिश्चियंस के भगवान होते हैं, जिसको आपने देखा होगा ना क्रॉस पे, जो ऐसे हैंग होते हैं ना। तो जिस साल वो पैदा हुए थे उसको आप 1 ईयर पहला साल कंसिडर कर लो, ठीक है। द ईयर बिफोर ईयर 1 आर नोन एज बिफोर क्राइस्ट और BC। तो जीसस क्राइस्ट का बर्थ जिस साल में होता है उसको हमने ईयर 1 कंसिडर कर लिया, ठीक है। और ईयर 1 के पहले जितने भी साल थे उनको BC कंसिडर किया गया, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले के साल। The year after that are known as Anno Domini or AD, which means in Latin in the year of our Lord। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद, मतलब उनके जन्म से लेकर
फिर उनके डेथ होने तक और में इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, मतलब वो टाइम, वो साल जो जिस साल में या उस पर्टिकुलर एरा में एक किसी एक भगवान का बर्थ हुआ है, और वो कौन थे? जीसस क्राइस्ट। How do we name centuries? In recent years, the term BC and AD are often replaced with before common era and common era. तो पहले BC और AD टर्म यूज़ किया जाता था, ठीक है, लेकिन आज की तारीख में BC को BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, और AD को CE या कॉमन एरा कहा जाता है। तो अगर आप AD की जगह CE बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा, और BC की जगह BCE बोलोगे तो भी गलत नहीं होगा। ए सेंचुरी इज 100 ईयर्स, तो एक सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं? 100। Therefore, the years between 1 to year 100 is referred as first century। तो अब मान लीजिए कि जो फर्स्ट ईयर था, जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वो टाइम से लेकर तो ईयर 100 तक, जैसे अभी क्या चल रहा है, ईयर 2021 चल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही ईयर 1 था, कभी ना कभी तो ईयर की शुरुआत हुई थी। 2021 डायरेक्ट थोड़ी आ गया, सबसे पहले ईयर 1 था, और उसके बाद जब ईयर 100 तक हम पहुंचे, मतलब हमने जब 100 साल कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ये एडी की बात हो रही है, तो इसे क्या काउंट किया गया? सेंचुरी, एक सेंचुरी, ठीक है। Applying geography to interpret the past. Geography is helpful in understanding the location of settlements, the movement of people and the creation of states। तो ज्योग्राफी भी काफ़ी हेल्पफुल होती है ना, पास्ट को जानने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफी से आपको पता चलेगा कि किसी भी पर्टिकुलर जगह की लोकेशन क्या थी, वहाँ का सेटलमेंट किस तरह का था, लोग कैसे एक जगह से दूसरी का ट्रांस cities flourish near the banks of river। तो नदियों के किनारे जो भी शहर बसे थे, वो किस तरह से फ्लरिश या मिट गए, है ना, कैसे उस टाइम की नदियों के किनारे जो भी सिविलाइजेशन थी, सभ्यता थी, कैसे वो खत्म हो गई। तो इसको बहुत सारा रीज़न है, या तो फार्मिंग के कारण, ठीक है, या फिर किसी न किसी तरह की वहाँ पर बाढ़ आई होगी, है ना, या तो वहाँ पर अर्थक्वेक आया होगा, या वहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, अकाल जैसे हम बोलते हैं ना, अकाल पड़ गया होगा। तो ये कुछ रीज़न है जिसके कारण नदी के किनारे के जो शहर थे, है ना, वो क्या हो गए? फ्लरिश हो गए, ख़त्म हो गए। डिस्कवरी ऑफ मानसून, है ना, मानसून की डिस्कवरी क्यों, मानसून की डिस्कवरी क्यों मानी गई है? क्योंकि ऐसा था, माना जाता है कि उससे ही फार्मिंग होती है ना। Geography also tells us that about India has a long coastline with many harbors and natural ports, ठीक है ना। ज्योग्राफी हमें ये भी बताती है कि जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, मतलब जो तटीय इलाका है, जहाँ पर समुद्र है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, तो उससे लग के जो कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, वो काफ़ी बड़ी भी है, और वहाँ पर बहुत सारे हार्बर्स है। हार्बर्स मतलब जहाँ पर शिप्स वगैरह आती है, नेचुरल पोर्ट्स है ना, बंदरगाह है, जहाँ पर शिप्स या बोट्स वगैरह आती थी। Himalayan mountain passes in the Himalaya range made it possible for people from Iran, Afghanistan and Central Asia to enter India। तो ये जो हिमालय माउंटेन है, या फिर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट का जो, मोस्टली जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, वहीं से लोग क्या है, फॉरेन कंट्री के या अदर कंट्री या हमारे नेबरिंग कंट्री के लोग इंडिया में एंटर हुए हैं, स्पेशली फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। क्योंकि एक तरफ तो हिमालय माउंटेन था, तो वहाँ तो किसी के लिए भी हिमालय माउंटेन से क्रॉस करके इंडिया में आना इतना इजी नहीं था। टाइमलाइन, और टाइमलाइन इज अ वे ऑफ डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो टाइमलाइन क्या बोलते हैं? ये एक तरह का लिस्ट ऑफ इवेंट्स होती है जो डिस्प्ले करती है टाइमलाइन, ठीक है, जो कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जो इवेंट है सबसे पहले है उसे सबसे ऊपर, और जो इवेंट है सबसे लास्ट में है वो सबसे नीचे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लिस्ट ऑफ इवेंट्स है, ठीक है, ये टाइमलाइन है। तो ये आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा इसमें, यहाँ पर देखिए शायद क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो ज़ीरो दिख रहा है ना, तो ज़ीरो से ऊपर जो आपको यहाँ ज़ीरो दिख रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा नीचे पे नीचे देखिए, तो ज़ीरो से ऊपर क्या है? 100, 200, 300, 400, 500, और ज़ीरो से नीचे क्या है? 100, 200, 300, 400। तो ज़ीरो से ऊपर वाला जो 100 है,
उसको कौन सा एरा माना गया है, बिफोर क्राइस्ट या बीसी, बिफोर कॉमन एरा। और जीरो के नीचे जो 100 माना है उसे हम एडी बोलते हैं, है ना। एडी से मतलब एनोडॉमी, मतलब जीरो वो साल है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उसके ऊपर बीसी मतलब उनके पहले वाला साल, और जो जीरो से नीचे है उन्हें एडी या एनोडॉमी माना गया है ना, या कॉमन एरा। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ इवेंट्स आप पढ़ सकते हो। अर्ली ब्रॉन्ज एज मतलब, तो ये देखो जीरो से ऊपर कितने साल हो गए, 3300, और जीरो से नीचे कितने साल हो गए, 600। तो 3300 प्लस 600, तो मतलब ऑलमोस्ट ये 4000 साल की हिस्ट्री है बीसी और एडी मिला के। ठीक है, तो अर्ली ब्रॉन्ज एज था, उसके बाद अर्ली डायनेस्टिक पीरियड ऑफ इजिप्ट, ठीक है, उसके बाद अर्ली राइटिंग लोगों ने सीखना चालू किया, में हड़प्पन सिविलाइजेशन था उस टाइम पे, देखिए, ठीक है। लेटर ब्रॉन्ज एज, ठीक है। तो ये कुछ मौर्यन एम्पायर देखिए, फिर 600 मतलब कमिंग ऑफ इस्लाम, मतलब ईयर 600 एडी में इस्लाम रिलीजन इंडिया में क्या हुआ, बोल सकते हैं हम, उसका इन्फ्लुएंस हमें पता चला। ठीक है, modern period change to colonial. Modern period is related to growth of all the forces of modernism, but under the British rule people were not getting modernized, therefore the name changed to colonial period। ठीक है, मॉडर्न पीरियड का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ ऑल फोर्सेस, है ना, मतलब जितने भी फोर्सेस है ना, उनकी ग्रोथ होना, मतलब जितने भी हर तरह के स्पेयर में किसी पर्टिकुलर एरिया का डेवलप्ड होना। बट अंडर द ब्रिटिश रूल पीपल वर नॉट गेटिंग मॉडर्नाइज, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंडर में होने के बावजूद भी इंडिया के लोग इतने मॉडर्नाइज नहीं हुए। ठीक है, देयर फॉर द नेम चेंज टू कॉलोनियल पीरियड, इसलिए नाम क्या दे दिया, कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, अब कॉलोनियल पीरियड क्यों दिया, अब इसका मतलब क्या होता है, कॉलोनियल पीरियड मतलब, या फिर कॉलोनाइजेशन मतलब, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। सपोज एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या कल्चरली जब डोमिनेट करती है, या अपना रुतबा उस पर बताती है ना, या उसको कैप्चर कर लेती है ना, टेक ओवर कर लेती है, वही चीज़ क्या कहलाती है, कोलोनाइजेशन। मतलब जितनी भी कंट्रीज ब्रिटिशर्स की गुलाम थी, ठीक है ना, तो उनको क्या कहा गया, कॉलोनियल पीरियड कहा गया। मतलब एक तरह से उन्होंने क्या अपनी कॉलोनीज बना ली थी, है ना। कॉलोनी मतलब जो नॉर्मल हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, कॉलोनी, हमारी कॉलोनी, इसकी कॉलोनी, इसकी कॉलोनी, है ना। तो सब रूल्स रेगुलेशन, सारे लॉज, सब तो ब्रिटिशर्स के चल रहे थे ना, इसलिए क्या नाम दिया गया उसे, कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियल पीरियड। सोर्सेज ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और देख लीजिए, सोर्सेज दैट हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड्स। तो पिछले 250 सालों के इतिहास में जितने भी ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, या उनसे पहले के जो भी थे, तो उन्होंने कुछ सोर्सेज को राइटिंग के लिए, हिस्ट्री राइटिंग के लिए कुछ सोर्सेज को उन्होंने यूज़ किया था। जैसे पहला था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, ब्रिटिश प्रशासन था, उसके लिखे हुए सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। उस जैसे फॉर ब्रिटिश द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज क्रूशल, तो ब्रिटिश का ऐसा मानना था कि जो राइटिंग है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्किल है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री को संभालने के लिए। सो एवरी प्लान, पॉलिसी, एग्रीमेंट वॉज इन राइटिंग, इसलिए वो लोग कोई सा भी प्लान बनाते थे, या पॉलिसी, नीति बनाते थे, या कोई सा भी एग्रीमेंट वो लोग करते थे किसी भी चीज़ को लेके, तो सबका रिकॉर्ड राइटिंग फॉर्म में रखते थे। दिस लेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोस, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। तो एक तरह से उस टाइम पर किस तरह का कल्चर डेवलप हो गया, मेमोस मतलब नोट्स बनाने का, किसी भी चीज़ को नोट करने का, या रिपोर्ट बनाने का, मतलब हर चीज़ का एक रिटर्न रिकॉर्ड होगा, है ना। और वही ऑफिशियल रिकॉर्ड्स माने जाते थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे। ब्रिटिश ऑल्सो केप्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व्ड इन द रिकॉर्ड रूम, और ब्रिटिश क्या करते थे कि
हर एक डिपार्टमेंट का अलग से एक रिकॉर्ड रूम होता था जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता था। ठीक, कैलीग्राफी मतलब जो लिखने का काम करते थे, जिनकी हैंडराइटिंग काफ़ी सुंदर होती थी, है ना, तो उनके थ्रू डॉक्यूमेंट्स लिखवाए गए, है ना। सोर्सेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, दिल्ली 1920। तो 1920 में ब्रिटिशर्स ने नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया दिल्ली में, है ना। मतलब आर्काइव मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को या रिटर्न रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। और वो आर्काइव एक तरह से आप इसे बोल सकते हो, लाइब्रेरी तो नहीं बोलेंगे हम, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का म्यूजियम जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये जो आर्काइव है, ये जो दिल्ली में जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट के अंडर में था। मतलब विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन आप वहाँ पर नहीं जा सकते, है ना। काफ़ी क्रूशल रिकॉर्ड्स वहाँ पर रखे हुए हैं, है ना। ऐसे भी रिकॉर्ड रखे हैं कि हो सकता है कि जो एक कॉमन इंसान अगर पढ़ ले, है ना, तो हो सकता है कि डिस्प्यूट के भी चांसेस बन सकते हैं। इट इज़ a record room where all the documents and letters from government and various administrators have been arranged as per dates from 18th century and are preserved in good condition। ठीक है, तो यहाँ पर नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में सभी डॉक्यूमेंट्स को, या जितने भी गवर्नमेंट संस्था हैं या विभाग है या डिपार्टमेंट है, सभी जगह के सरकारी विभागों के डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखा गया है। और क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में, मतलब जो इवेंट या घटना सबसे पहले हुई है उसको सबसे पहले रखा गया, उसके बाद लास्ट में जो इवेंट हुआ है ना। तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इस ऑर्डर में सभी चीज़ें वहाँ पर अरेंज फॉर्म में जमा हुई है। ठीक है, और वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में रखी हुई है सब। हिस्ट्री को राइट करने के लिए और भी सोर्सेज का यूज़ किया गया था उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के थ्रू। कंडक्टिंग सर्वे, वो लोग सर्वे भी करवाते थे। मतलब अगर किसी चीज़ की, मतलब जोग्राफिकली अगर आपको एक कंट्री को अच्छे से जानना है तो उसका सर्वे करवाओ। ठीक है, कंडक्टिंग सर्वेज वॉज कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। मतलब उनका ऐसा मानना था ब्रिटिशर्स का कि अगर आपको किसी कंट्री पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है या प्रशासन चलाना है या राज करना है, तो वहाँ पर आपको सर्वे करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्पीयर, हर स्पीयर पे सर्वे करना पड़ेगा। मतलब पॉपुलेशन कितनी है, मेल फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, कितने जॉब करते हैं, कितने फार्मर है, कितने ज़मींदार है, कितने के पास ज़मीन है, इस तरह का सर्वे। उसके बाद किस तरह का वेजिटेशन है यहाँ पर, किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, किस तरह के जानवर हैं, माउंटेन्स कैसे हैं, कोल्ड एरिया कौन कौन से हैं, हिल स्टेशन कितने हैं, वैलीज कितनी है, रिवर्स कितनी है, लेक्स कितने हैं, है ना। कितने रिलीजन के यहाँ पर लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी कितनी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी कितनी है। मतलब हर एक स्पीयर में वो लोग सर्वे करवाते थे, है ना। और यही कारण रहा है कि वो उन्होंने इफ़ेक्टिवली यहाँ पर रूल किया है 200 से 250 साल। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country, है ना। और 19th सेंचुरी की शुरुआत में डिटेल सर्वे होने लगा, है ना। और उसी सर्वे के अकॉर्डिंग जो इंडिया कंट्री का जो मैप है वो भी बनाया गया है, जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती थी, है ना, हर एक चीज़ की। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे मतलब जंगलों का भी सर्वे होता था, कितना जंगल है, कितना अ, जंगल में कितना जंगल हमारे यूज़फुल है, या फिर उस जंगल में कौन कौन से पेड़ हैं, किस स्पीसीज़ के ज़्यादा पेड़ हैं, इस तरह का सब पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, जूलॉजिकल मतलब जानवर वगैरह कितने हैं। ठीक है, वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते हैं। रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल वॉट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। ऑफिशियल रिकॉर्ड ये नहीं बताते हैं कि एक्चुअली में ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी इंडियंस थे उनकी एक्चुअली नीड क्या थी, है ना। मतलब उन्होंने वही लिखा होगा ब्रिटिशर्स ने जो उनको दूसरों की नज़र में ग्रेट बनाए, है ना। या उनको पता था कि फ्यूचर में जब भी हमारी हिस्ट्री पढ़ी जाएगी इंडिया को लेके तो लोग हमें महान समझे,
तो उन्होंने ऐसी ही चीज़ें लिखी होगी जिसमें खुद की बुराई ना लिखते हुए उन्होंने इंडिया की कमज़ोरियों को लिखा होगा। ओनली डायरीज ऑफ पीपल, ट्रेवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज कैन टेल अबाउट लिटरेट पीपल, ठीक है। लेकिन हमें एक्चुअली में हमें इंडिया की एक्चुअल कंडीशन के बारे में कहाँ से पता चल सकता है? वो लोग जो जिन्होंने अदर कंट्रीज़ के थे, फॉरेनर्स थे, और यहाँ पर उन लोगों ने विजिट किया था, ट्रैवल किया था, तो उन्होंने किसी न किसी तरह की या तो ऑटोबायोग्राफी लिखी है या बुक लिखी है ना? तो वही बता सकती है हमें यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के पढ़े लिखे लोगों के बारे में, यहाँ पे एक्चुअली में उस टाइम पर क्या कंडीशंस थी, है ना? तो हमें उन ट्रेवलर्स की बुक्स से, रिटर्न डॉक्यूमेंट से या बायोग्राफी से या ऑटोबायोग्राफी से ही पता चल सकता है। नो रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री इज अवेलेबल फॉर द ट्राइबल्स, पीजेंट्स, वर्कर और द पुअर, ठीक है। ऐसा हमें कोई सा भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जिसमें हम ट्राइबल मतलब आदिवासी लोगों के बारे में, या पीजेंट्स फार्मर के बारे में, या वर्कर्स थे, है ना, जिन्हें मजदूर बोलते हैं, या गरीब थे, उनके बारे में हमें किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में या उनके बारे में किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। तो बेटा ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।